नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। एक तरफ ओवैसी जैसे जो नेता है वो माहौल बनाते हैं कि देश का मुसलमान डरा हुआ है। मुसलमानों के नेता कहते हैं कि देश के जो मुस्लिम हैं वो खुली जेल में रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रैक्टिकल माहौल है वो देखने में ये आता है कि हिंदू रामनवमी का जुलूस निकालता है, हनुमान जयंती का निकालता है या दुर्गा पूजा निकालता है, तो अपने ही देश में वो अपने त्योहारों को मना नहीं पा रहा है। नुपुर शर्मा एक बार उन्होंने जो स्टेटमेंट किया अभी तक वो सार्वजनिक रूप से नहीं आ पा रही, डर के कहीं पे छिप के उनको रहना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो मोहम्मद जुबैर जिसने आग लगाई उसको नोबेल के लिए नॉमिनेट कर दिया जा रहा है, और जो भी तस्लीम रहमानी वगैरह वो लगातार टीवी डिबेट्स में आ रहे हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल में भी उसी तरह की स्थिति है। दुर्गा पूजा हो रही थी और फिर ये बड़ा वफात हो रहा था और हिंदू वहाँ पे मारे जा रहे हैं और 2-3 दिनों से दंगे हो रहे हैं, कोई भी उसको संभालने वाला नहीं है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट राजेश मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बंगाल में जो हो रहा है, मतलब पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अलग देश लोग बोलते हैं कि वो अलग देश है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, लेकिन जो बंगाल में हो रहा है कैसे देखते हैं आप इसको, क्या कहेंगे? देखिए, सांप्रदायिक हिंसा का भयानक तांडव दिख रहा है। जी। और स्थितियां क्या हैं, पहले एक तो फैक्ट्स मैं बताना चाहूँगा कि मोहम्मद जुबैर जो फैक्ट चेकर कहा जाता है, जी। जिसने सर तन से जुदा और नुपुर वाले विषय को खाड़ी देशों में फैलाया, विश्व भर में फैलाया, उसी के द्वारा कट करके वह वीडियो, उसका वीडियो क्लिप गलत दुष्प्रचार के माध्यम से पूरे विश्व में फैलाई गई थी, वह कभी भी नोबेल प्राइज के लिए, शांति के लिए नॉमिनेट नहीं हुआ था। ये भी एक साजिश के तहत फैलाया गया, चर्चा किया गया है। यहाँ जो लेफ्ट लिबरल सांप्रदायिक तत्व हैं उनकी साजिश से हुआ था, जो भारतवर्ष में चर्चा मचा दी गई कि नॉमिनेट हो गया और कहा गया कि टाइम्स मैगजीन में ऐसा निकला हुआ है। अब चूंकि पुरस्कार दिए जा रहे हैं नोबेल प्राइज़ के, तब जब दूसरे लोगों ने फैक्ट चेक किया तो पता चला कि ये तो कभी नॉमिनेट भी नहीं था, उस लाइन में भी नहीं था, इसकी कोई चर्चा भी नहीं थी, इसने शांति के लिए कहाँ कोई काम किया है। लेकिन जो सांप्रदायिक हिंसा का एक भयावह स्वरूप भारतवर्ष में सरतन के जुदा के माध्यम से फैलाया गया, उस अशांति का ये जनक बना है। वस्तुतः अगर वीडियो क्लिप निकाल के केवल अधूरे ढंग से नुपुर शर्मा की बात को न देखा जाए तो ये समझ में आता है कि डिबेट में ये घटनाक्रम घटित हुआ है। जी। लेकिन उसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया गया। अच्छा था, बुरा था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब जो दूसरी बात आप हिंसा की बात कर रहे हैं, वह क्या है? देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन डायरेक्ट एक्शन डे जो मनाया गया था और नोआखोली में हिंसा हुई थी, 10,000 एक दिन में हिंदू काटे गए थे, वो सोए हुए थे, रात में हमला हुआ था। जी। सोहरावर्दी की सरकार थी, उसमें संयोग से श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी भागीदार थे। अगर वह न रहे होते तो लाखों हिंदुओं की हत्या हो गई होती। तो उसी का रिप्ले हुआ है शरद पूर्णिमा के दिन ही, जब लोग रात में अपने घरों में सोए थे तो उनके घरों पे हमले हुए, आग लगाई गई और उनके घरों पे झंडे लगा दिए गए। जो लोग दरवाज़ा टूट गया या झटके में खुल गया, उनके घर घुस के भयानक मारपीट की गई। और जो बाहर गाड़ियां खड़ी थी, कारें, मोटरसाइकिलें, उनका नंबर चेक करके, अच्छा, कि वो हिंदू के नाम से जो है उन गाड़ियों को जलाया गया, उनको तोड़ा गया, अपार क्षति हुई है। और उसमें जो भगदड़ मची, रात बिरात सारे हिंदू भाग के चले गए, घर को छोड़ गए, बच्चों को ले लेके भागे हैं, दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। और घटना कहाँ की है? हमें शर्म से गड़ जाने की बात होती है। यह कहीं सुदूरवर्ती गांव में, जिले में नहीं हुआ है, यह पश्चिम बांग्लादेश से सटे हुए गांव में भी नहीं हुआ है। यह
पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हुई घटना है, जहां भद्र लोग विराजमान हैं। वहां कुछ मोहल्ले हैं, मोमिनपुर, इस्लामपुर, जो अतिशय मुस्लिम बाहुल मोहल्ले हैं, वहां पे ये घटनाएं हुई हैं। और इन सब के पीछे खड़ा कौन था? कलकत्ता के मेयर फरहाद हाकिम। और ये राइट हैंड हैं, बड़े विश्वास पात्र हैं ममता जी के, अति विश्वसनीय और समर्थक हैं जी। तो आप इस घटना को केवल इस ढंग से मत देखिए कि कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई है। ये रिप्ले हुआ है जो 16 अगस्त 1946 को जिन्ना की कॉल पर डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्रवाई की कॉल हुई थी और नोआखोली में भयानक हत्याएं हुई थी, कलकत्ता में भी हुई थी, भगदड़ मच गई थी। एक रात में कहा जाता है घरों में घुस घुस के हिंदुओं को काट दिया गया 10,000 की संख्या में। वैसी का यह रूप था, पूरा भगदड़ मच गया है। और ममता बनर्जी कैसी दीदी? ये तो राक्षसी होने का लक्षण है भाई। दीदी कैसे हो सकती है? चुप्पी साधे हैं। और वही कलकत्ता की घटना है, उसकी बड़ी चर्चा ही नहीं हो रही है। चुप्पी केवल दीदी की नहीं है, चुप्पी कलकत्ता हाई कोर्ट की भी है। गत वर्ष जब चुनाव जीत गई ममता जी, तो बहुत हिंसा होने लगी हिंदुओं के विरुद्ध। जिन हिंदुओं ने भाजपा का समर्थन किया था, भाजपा का झंडा गाड़ा था और भाजपा का झंडा और हैंडबिल बांटा था और अपने घरों पे झंडा लगाया था, या समर्थक थे, प्रचार कर रहे थे, या अन्य हिंदुओं के साथ निरंतर मारपीट की गई, हिंसा की गई। कहा जाता है कि 1 लाख के करीब हिंदू भागकर आसाम चले गए। उन हिंसाओं, हत्याओं, बलात्कार पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था और मानवाधिकार आयोग को आदेश किया था कि वो जांच करे। जांच करने के लिए मानवाधिकार आया था और उन्होंने कहा था कि मानवाधिकार आयोग के जांच में नहीं अगर सहयोग करेंगे तो वो कंटेम्प्ट माना जाएगा। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रशासनिक मशीनरी फेल है। पुलिस अपराधियों, दंगाइयों, लुटेरों, हत्यारों, बलात्कारियों के साथ जो सांप्रदायिक भावना से ऐसा काम कर रहे हैं, उनसे मिली हुई है। पूरी प्रशासनिक मशीनरी फेल है। इसकी जांच और बड़ी उन्होंने निंदा किया था ममता सरकार की जी। लेकिन दुर्भाग्य कहाँ शुरू होता है? उसी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में उस बेंच के जस्टिस राजेश बिंदल और अन्य लोगों के खिलाफ बार एसोसिएशन ने नकारात्मक प्रचार शुरू किया ममता दीदी के सारे साजिश से। जो तृणमूल के कृपा पात्र अधिवक्ता थे, उन्होंने अभियान शुरू किया, निंदा शुरू किया और धीरे धीरे इतने सब घटनाक्रम के बाद आज तक हाई कोर्ट ने किसको दंडित किया, किसके खिलाफ कठोर कार्रवाई निर्णायक रूप से किया, यह आज तक पता नहीं चला देश को। तो कहीं यह लेचेस हर पार्ट पर है। जो साजिशें होती हैं इतनी व्यापक हैं कि हर तरफ से होती हैं। वह जुडिशियरी भी लचर पड़ जाती है, विरोध करने वाले सामान्य जन भी, और मीडिया तो आज तक उसका गंभीरता से सर्वे करने गई ही नहीं। यूट्यूबर्स गए थे, उन्होंने वीडियो क्लिप्स उसकी चलाई और कुछ महिलाओं ने याचिका प्रस्तुत किया जो दिल्ली से गई थी। मुख्य जो मीडिया भारत की है, उसने तो अपने किसी संवाददाता, पत्रकार को भेजने की हिम्मत भी नहीं किया। यह दुखद स्थिति है और डायरेक्ट एक्शन से एक भयानक संदेश दे दिया गया। शरद पूर्णिमा के दिन, जो हिंदुओं के लिए अति पवित्र होता है, उस दिन यह अभियान चलाया गया है। भयावह है। क्या हम 1946 जब भारत के विभाजन की बातें हो रही थी, उस दौर में पश्चिम बंगाल पहुंच रहा है? क्योंकि घटना केवल वहीं नहीं घटी है, पूरे देश में निरंतर ये घटना घट रही है। यह पहलू आप
जरूर हम लोगों को विचार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल को तो यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग हो रही है काफ़ी तेज से। नहीं, पश्चिम बंगाल को यूनियन टेरिटरी बनाने की हो रही है, उसके लिए संवैधानिक बातें होंगी, उसके लिए तमाम राजनीतिक विषय उठेंगे, न्यायिक हस्तक्षेप होगा, वह एक भिन्न विषय है। लेकिन सामाजिक चेतना हमारी क्या कहती है, हमारी राष्ट्रीय चेतना क्या कहती है, इसको क्यों नहीं हम लोग सोचने को तैयार हैं? देश भर में लोग क्यों नहीं बोलते हैं? सारे राजनीतिक दल क्यों नहीं बोलते हैं? चुप्पी क्यों रहती है? और न बोलने का यह दुष्परिणाम हो रहा है। आज ही नहीं, जो जुलूस-ए मोहम्मदी निकला है 12 वफात के बाद, उसमें देश भर में कई जगहों पे सर तन से जुदा का नारे लगे हैं। मध्य प्रदेश में लगा है जी, उत्तर प्रदेश में भी लगा है, आजमगढ़ में, पश्चिम बंगाल में लगा है, अन्य कई प्रदेशों में है। और यह तो हम लोग वहीं का जान पाते हैं जिसकी वीडियो क्लिप आ जाती है। अन्य कितने जुलूसों में लगा है कोई नहीं जानता। अब ओवैसी जैसे लोग कहते क्या हैं कि मुसलमान के साथ उत्पीड़न हो रहा है। अरे भाई, गला रेतने का काम कौन कर रहा है? डॉक्यूमेंटेड है। वो रूपाली की घटना मुंबई की है, कन्हैया लाल की घटना जोधपुर की है, जयपुर की है, राजस्थान की है, उमेश कोले की महाराष्ट्र की है, मनीष को अभी अभी मार दिया गया दिल्ली के भीतर लोगों की उपस्थिति में। चाकू मार के हत्याएं हो रही हैं, निरंतर हो रही हैं। कौन मार रहा है? क्यों नहीं चर्चा होती है? इसके बाद कहा जाएगा, विक्टिम कार्ड भी खेला जाएगा कि प्रताड़ित हो रहे हैं, भयभीत हैं, खुली जेल में रह रहे हैं। यह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी निंदा कोई कर रहा है वैसी जैसे लोग, और यही संकट का कारण है। वहाँ पे वो मौन रहते हैं। हैदराबाद में हत्या हुई थी खुले बाजार में, पूरी भीड़ के सामने, चाकू उसने 2 लोगों ने मार दिया था क्योंकि उसने मुस्लिम युवती से शादी किया था। कर्नाटक में भी ऐसे ही हिजाब वाले मुद्दे पर आपको ध्यान होगा, चाकू मार दिया गया था। ये चाकूबाजी कौन कर रहा है इस पूरे भारतवर्ष में? अगर बताए कोई। अच्छा, इसका उपाय क्या है? क्योंकि जो मुसलमानों की जो भीड़ है, जो भी उनका त्यौहार होता है बरावफात, उसके बाद वो जुलूस में निकलते हैं और मतलब 10,000 की भीड़, 20,000 की भीड़, उसमें नारे लगाते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है? देखिए, अगर भीड़ में नारे लग रहे हैं, उपाय तो एक चला यूपी से बुलडोजर। भीड़ में जब भीड़ निकली थी शुक्रवार के दिन 10, 20, 50,000 की संख्या में कानपुर में, प्रयागराज में, तो जो उसको लीड किया था, जिसने साजिश किया था, उसका घर गिराया गया। ऐसे ही जहांगीरपुरी दिल्ली में जो हुआ। लेकिन राजनेता, हमारे समाज नेता, वो सभी वर्ग से, हिंदू हो, मुसलमान हो, या सिख हो, या जैन हो, या जो भी हो, इन लोगों का नज़रिया क्या होता है? सब लोग इन बातों की निंदा क्यों नहीं करना शुरू करते हैं कि यह अमानवीय है, यह राष्ट्र के लिए संकट बन के आ रहा है, राष्ट्र के विखंडन वाली ताकतों को मजबूत करने वाली प्रवृत्ति है। यह सब लोग कहने को क्यों नहीं तैयार होते हैं? संकट यहाँ है। और जो कहता है उसको आप कहते हैं कि ये राइट विंग का है, ये आरएसएस का है, यह कट्टरपंथी हिंदूवादी है। हम राष्ट्रवादियों की बात कर रहे हैं। जो लोग, नेशन तो प्रथम है ना। शफीकुर रहमान बरिक कुछ कह देंगे, टीएस हसन कुछ कह देंगे, समाजवादी पार्टी से कोई निंदा तक नहीं होती है। बात यहाँ है, नर्म लोग हर तरफ हो सकते हैं, लेकिन वह नर्म लोग बोलते नहीं हैं। संकट इस पर होता है, केवल यह चाहते हैं कि जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है उसकी निंदा नहीं करेंगे। अगर नर्म लोग, अच्छे लोग, भले लोग, जो भी अच्छे हैं, वो नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा। यह प्रवृत्ति रुकनी चाहिए और इसके लिए कमर कसना होगा, सबको सोचना होगा, हमको आपको सोचना होगा, और साथ ही अपने बच्चों को जगाना होगा।
यह सब जो हो रहा है, इन बातों के लिए हमें इतिहास को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि यह मोपला में भी हुआ था, नोआखोली में भी हुआ था, और किस ढंग से भारत पाकिस्तान के विभाजन में हुआ था, भिवंडी में हुआ था। अभी आप बात करें कि जितने भी नेता हैं उनको इसके विरोध में बोलना चाहिए। अभी मुलायम जी का देहांत हुआ है, तो उसमें भी लोग दो धड़े में बटे हैं। कुछ लोग जो उनका विरोध करते थे कि राम भक्तों पे गोलियां चलाई, प्रशंसा कर रहे हैं सर। देखिए, नहीं देखिए, मुलायम जी की जब आप चर्चा करते हैं तो दो व्यक्तित्व है। मुलायम जी से एक प्रेरणा लिया जा सकता है कि एक साधारण से परिवार से निकला हुआ आदमी अपने जुझारूपन से पूरे प्रदेश में अपनी टीम संगठित करता है, अपना दल बनाता है, और अपने व्यक्तित्व के, अपने जुझारूपन से, लोगों के संपर्क से, व्यवहार से खड़ा करके यह रूप देते हैं। उनका दूसरा पहलू है अपनी राजनीति के हित के लिए जो उन्होंने कुछ सांप्रदायिक तत्वों को संरक्षण दिया, आजम खान जैसे लोगों को, या कुछ अपराध तंत्र से समझौता किया, वह निंदनीय पक्ष है। इसी प्रकार से बाबरी मस्जिद वाले विषय पर जब उन्होंने निहत्थों पे गोली चलाई तो वह घोर निंदनीय है। लेकिन उन्होंने सदन के भीतर 2019 लोकसभा के पूर्व मोदी जी का भी अभिनंदन भी किया और कहा कि हम चाहते हैं पुनः जीत कर आएं, सरकार बनाएं। तो इस ढंग से हर व्यक्ति का स्याह और सफ़ेद पक्ष होता है, वैसे ही है। लेकिन उन्होंने जो जुझारू तेवर दिखाया पूरे प्रदेश में जूझ कर, देहांत के बाद जो उनका पाप है वो क्षमा कर देना चाहिए। नहीं, देहांत के बाद पाप पुण्य का प्रश्न नहीं है। जो इतिहास है उसको ईमानदारी से लिखना चाहिए, बताना चाहिए कि यह इतना गलत किया। इतिहास आपकी आने वाली संततियों को या वर्तमान संततियों को, वर्तमान लोगों को सही तथ्यों को जानने, सुनने, समझने, बूझने का अवसर देता है, और उसी प्रकार से मन स्थिति का निर्माण होता है। अच्छा, बंगाल में जो हो रहा है, कोलकाता में जो हो रहा है कि जो वहाँ पे चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद भी लाखों हिंदुओं ने पलायन किया। अभी भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ के जो नेता है शुभेंदु अधिकारी बता रहे हैं कि 5000 लोग पलायन कर चुके हैं। तो इसमें आप शिक्षा का क्या रोल देखते हैं? क्योंकि बंगाल के लोग कायर तो नहीं हैं, वो मतलब वीरों की धरती है, लेकिन फिर भी वो ममता जी को ला रहे हैं, ममता बनर्जी को ला रहे हैं। तो जो वामपंथ की जो वहाँ पे 30 साल 40 साल शिक्षा रही कि एकदम से ज़्यादा ही सेकुलर बन गए हैं, उसका भी कुछ असर देखते हैं? बिल्कुल, यह भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व के स्तर पे अजीबोगरीब संकट है, और भारत में तो बहुत गंभीर संकट है। लेफ्ट कहता है कि हम धर्म मानते नहीं, लेकिन वह केवल हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू प्रतीकों, हिंदू आस्थाओं पे प्रहार करता है। यानी हिंदुत्व के प्रति आप सजग न हो, समर्थक न रहें, आस्थावान न रहें, पूजक न रहें, यह वो चाहता है। और इसका एक दुष्परिणाम आता है कि जब आप पूजा पाठ और उपासना से दूर होंगे तो भारत माता की भी उपासना नहीं करेंगे, भारत माता का भी जयकारा नहीं करेंगे। और अगर ऐसी संततियां हिंदुस्तान में हो गई, ऐसी मान्यता के हो गए, तब वो भारत माता को डाइन कहने लगते हैं आजम खान जैसे लोग, प्रदेश के इतने बड़े नेता, और उनका कोई नुकसान नहीं होता है इस देश में, कहीं कोई क्षति नहीं होती है। उसी प्रकार से वो नेता बने रहते हैं, मंत्री बनते हैं, आधा अधूरा मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और सांसद बनते हैं, विधायक होते हैं, भारत माता को डाइन कहने के बाद। सबक मिला है सरकार के बदलने के बाद, जो कुछ उन्होंने अत्याचार किया है गरीब लोगों के साथ, साधारण जनता के साथ, रामपुर की उनके द्वारा FIR किए गए, मुकदमे किए गए, और अब वो दंड भोगे हैं। जो देश का विभाजन हो रहा था, तब जो दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम, तो उस समय जोगेंद्र नाथ मंडल भी नेता थे, तो वो कहते थे कि ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये तो भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग की लड़ाई है। उसी तरह जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ पश्चिम बंगाल में, तो ये बोला गया कि तृणमूल कांग्रेस और BJP की लड़ाई है। तो ये जो सांप्रदायिक हिंसा को ये पार्टियों की लड़ाई बोल देते हैं, मुस्लिम तो समझ रहे हैं कि वो किसके विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन हिंदुओं में ये समझ नहीं आ रही है। हाँ, देखिए, उसके पीछे ज्ञान का अभाव है।
इधर कुछ वर्षों से जोगिंदर नाथ मंडल की चर्चा चली है, और जबकि सन 50 में ही 49 या 50 में ही वो आकर भारत में आकर एक गांव में गुमनामी की जिंदगी जिए और स्वर्ग सिधार गए। लेकिन उनके पत्र क्या है, उनका अनुभव क्या है, उन्होंने क्या कुछ कहा है सांप्रदायिकता पर, पाकिस्तान जाने पर, पाकिस्तान के प्रथम विधि मंत्री जैसा पद सुशोभित करने के बाद क्या दुष्परिणाम हुआ, उनके अनुभव से इस देश का जनमानस अवगत ही नहीं हुआ। यह तो यहाँ की सरकारों की दमन की प्रक्रिया थी। वो एक पहलू दिखाना चाहते थे, वही पाठ्य पुस्तकों में दिखता था, वही प्रचलन में आता था, बाकी सब बैन कर दिया जाता था। आप जोगिंदर नाथ मंडल पर किसी दिन एक पूरा संवाद रखिए। जोगिंदर नाथ मंडल को देश के बच्चे बच्चे को जानना चाहिए, कौन थे, क्या हुआ, और वह हर व्यक्ति को अपने लिए भी अपनाना चाहिए। उनको जिन्ना ने प्रलोभन दिया कि आप अनुसूचित जाति के हैं, वह सम्मान नहीं मिलता है और आप मेरे साथ आइए, पाकिस्तान बनवाइए, अपने लोगों को लेकर आइए। और भारतवर्ष में अभी प्रचलन में नहीं आई ये जानकारियाँ, बाबा साहब अंबेडकर से बड़े नेता थे जोगिंदर नाथ मंडल अनुसूचित जाति के, और विद्वान भी थे, विद्वेत्ता भी थे। जब अंबेडकर जी अपना चुनाव हार गए थे उत्तर प्रदेश से लड़कर, तब जोगिंदर नाथ मंडल ने उन्हें बंगाल बुलाए थे और कहे थे कि मैं आपको सांसद बनाऊंगा। यह मैं ब्रिटिश भारत की बात कर रहा हूँ। जोगिंदर नाथ मंडल का वह कद था। और पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा छोड़ के जो बांग्लादेश वाला हिस्सा बना है, उसको बनवाने में बहुत बड़ा कारक, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों को कि वो सबसे बड़े नेता उधर के थे, उनके आह्वान पे उन लोगों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया और परिणाम स्वरूप वह पाकिस्तान में हिस्सा चला गया। उसके अतिरिक्त अन्य जगहों के, अन्य क्षेत्रों के भी अनुसूचित जाति के लोग चले गए। इसीलिए कहा जाता है कि जो आज बंगाल बना हुआ है, बांग्लादेश बना हुआ है, उसमें 35% करीब की संख्या थी और वो ज़्यादातर अनुसूचित जाति के थे, जो जोगिंदर नाथ मंडल के कारण धोखा खाकर उधर चले गए। और जब विधि मंत्री बन गए जोगिंदर नाथ मंडल, लियाकत अली प्रधानमंत्री बने, कायदे आजम बन गए जिन्ना, उसके साल 2 साल बाद ही मंडल जी को पीड़ा समझ में आने लग गई। उन्होंने लियाकत अली से कहा कि भाई ये मेरे लोग मेरे से शिकायत करते हैं, उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनका घर लूटा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों को उठा ले जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो लियाकत अली को कई बार उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन लियाकत अली कुछ सुन ही नहीं रहे थे, क्योंकि वहाँ काफिर को नष्ट किया जा रहा था। मूल बात पर मामला चल रहा था कि काफिर का तो कोई हक नहीं है, और माले गनीमत का मामला था। और हताश हो गए, भयभीत हो गए जोगिंदर नाथ मंडल। सोचिए, स्वतंत्र पाकिस्तान का प्रथम विधि मंत्री भाग कर बंगाल, पश्चिम बंगाल चला आता है और एक गांव में गुमनामी में खो जाता है। वह एक बहुत बड़ा टेस्ट था, वह जांच थी। उनके घटनाक्रम से, उनके जीवन वृत्तांत को देश भर को अवगत कराया जाना था, लेकिन दमन कर दिया गया, छिपा दिया गया। वो हमारे हीरो नहीं थे, हमारे लिए खलनायक थे। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए खलनायक थे। उन्होंने ले जाके फंसा दिया पाकिस्तान में। और आज भी जो फंसे हैं उसमें बहुतायत उसी जाति के लोग फंसे हुए हैं। वो जोगिंदर नाथ मंडल की देन है। लेकिन जोगिंदर नाथ मंडल के साथ क्या हुआ, यह भावी पाकिस्तान का रूप तय हो रहा था, और वही आज तक दिखाई देता है पाकिस्तान में।
लड़कियां अपहरण की जाती हैं, ज़बरदस्ती गैंगरेप होती हैं, उसके बाद उनकी शादी कर निकाह कर दिया जाता है। अब वो जाने लायक नहीं रहती हैं, 11 साल 12 साल की उम्र में उन्हें उठा लिया जाता है। और अगर यदि कोई विरोध ज़्यादा करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, थाने जाएगा तो वो सुनवाई नहीं होगी, तो उसे इस निंदा कानून में उसके माँ को, बाप को, भाई को बंद कर दिया जाएगा कि इसने कुफ्र कर दिया है। फिर सारा सिस्टम अपना काम शुरू करेगा। वो कभी जेल से नहीं आएगा, नहीं फांसी भी हो जाएगी। ये स्थितियां पाकिस्तान की बनी हुई हैं। आपने बार बार नहीं देखा, बांग्लादेश से समाचार आता है, कुरान लेके जाते हैं, अपनी ही रख देते हैं और उसके बाद हत्याएं शुरू हो जाती हैं, लूटपाट। तो लूटने का एक तरीका हो गया है। अभी ये घटना इंग्लैंड में हो गई, वहां भी यही अफवाह उड़ाई गई जी। अभी ये जो दंगे हुए हैं मोमिनपुर में शुरू हुआ है, वहां भी यही अफवाह उड़ाई गई कि हमारा जो हरा वाला झंडा है, धार्मिक झंडा है, उसे नोच दिया है हिंदुओं ने और रात में हमला शुरू हो गया। अरे भाई, कोई एक घटना हुई है तो कानून आप हाथ में ले लेते हैं। ये साजिश का परिचायक है, बार बार होने वाली घटना है। झंडा अगर उतार दिया तो आप FIR क्यों नहीं कराते हैं? ये अफवाह फैलाई जाती है, उसके बाद लूटा जाता है। यह गंभीर आपराधिक हमले हैं। उन हमलों से लाभ कई तरह का होता है। अगर बहन बेटियां मिल गई तो गैंगरेप का अवसर है, और यदि कोई सामग्री मिल गई तो उसे भी घर उठा ले जाना है। टीवी है, फ्रिज है, सोफा है, पैसा है, रुपया है, बर्तन भाड़ा, तो सब उठा भी ले जाना है। लोग घर छोड़ के चले भी जाएंगे, और फिर घर छोड़ के चले जाएंगे तो जमीन भी मिल जाएगी। तो लाभ ही लाभ तो है। और कहा जाएगा केवल दंगा है, दंगा है, दंगा है। सजा किसी को नहीं होनी है और न होती है। तो ये एक अपराध तंत्र का तरीका है और वह क्रियान्वित हो रहा है इस पर। लेकिन लोग, सब लोग बोलने को तैयार नहीं क्या है? जैसे बंगाल जैसी स्थिति बांग्लादेश में, बांग्लादेश जैसी स्थिति बंगाल में भी बनती जा रही, उपाय क्या है? उपाय तो मैंने पुनः कहा कि ये जो अग्निवीरों की भर्ती शुरू हुई, यह और व्यापक करना चाहिए। वस्तुतः भारतवर्ष के हर किशोर को 10 पास कर ले या इंटर पास कर ले तो 1 साल के लिए उसे सैन्य प्रशिक्षण दीजिए। उसको चाकू कोई अगर मारे तो वो किस ढंग से मुकाबला करेगा, इस बात के लिए तैयार होना होगा। अब लड़ाइयाँ जो हत्याएं हो रही हैं वो गोली मारकर नहीं हो रही हैं। तो गोली तो कोई भी मार दे, दूर से मार दे। ये जो चाकू पे चाकू मारा जा रहा है, गला काट दिया जा रहा है, गला रेत दिया जा रहा है, 2 लोग मिलकर चाकू मार रहे हैं, इससे लड़ने के लिए कैसे तैयार होंगे आप? इसकी तैयारी के लिए अग्निवीर का यह जो कार्यक्रम शुरू हुआ है ये बहुत छोटा है, इसको और व्यापक करना चाहिए। जिन भी परिवार में जो भी इच्छुक हो सभी के लिए खुला प्रस्ताव देना चाहिए और पैसे की भी बात हटानी चाहिए। ठीक है, हमारा देश खर्च नहीं वहन कर पाएगा, केवल भोजन देगा, लेकिन 1 साल का सैन्य प्रशिक्षण हर युवा को मिल जाए जो ये चाकूबाजी से मुकाबला करने के लिए तन मन से तैयार हो जाए। एक पहलू तो ये है, हाथ जोड़ने से बातें नहीं होंगी। और दूसरा पहलू ये है कि हमारे मन में, हमारी संततियों के पक्ष में यह बातें जो विभाजन के विभत्स रूप हुए हैं, इतिहास में जो हत्याएं जिस ढंग से होती रही हैं, वह मोपला हो, नुआखोली हो, या भारत पाकिस्तान के विभाजन में ट्रेन लोग काट पीट मार के भर के भेजे गए हैं भारत में, इन सब बातों का पूरा विधिवत इतिहास बताया जाए, जंगों का इतिहास बताया जाए। हर घर में इस बात की चर्चा होना चाहिए और बच्चों को जानना चाहिए। और साथ में सभी को जानना चाहिए कि यह अब नहीं चलेगा। जो देखिए स्थिति ये बन गई है, अगर गोली मार के हत्या होती है तो फांसी है, लेकिन चाकू मार के हत्या होती है तो उससे बड़े अपराध की कोटि में कोई व्यवस्था, विधिवेत्ताओं को विचार करना होगा। या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है जो फांसी की व्यवस्था है, उस पर सर्वोच्च न्यायालय की एक
अंतिम रूप से निर्णय हो गया है, दुर्लभतम मुकदमे में ही फांसी दी जाएगी। तो चाकू से मारना अपने आप में दुर्लभतम हत्या का अपराध है, क्योंकि गोली गलती से, गुस्से में, उत्तेजना में वो चल सकती है। कई चाकू जब आप मारते हैं तो पूरे सोच विचार के साथ मारते हैं। यह कठोर निर्णय, कठोर वैधानिक व्यवस्था, कठोर न्याय प्रणाली करने की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ एक जो कार्य जबरदस्त चल रहा है उसका भी अभियान बढ़ना चाहिए। संविधान में भी कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़ सकती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।